हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। हम आज के सेशन में आप सभी के साथ 23 और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आइए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना है। ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, फ्रांस या जापान। इसका करेक्ट आंसर है जापान। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जापान ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना है। इस उपग्रह को एपिसिलॉन 4 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि इस उपग्रह को एपिसिलॉन 4 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। टोक्यो में स्थित एक स्टार्टअप ALECO ने हिरोशिमा के ऊपर उल्कापात प्रदर्शन के लिए ये उपग्रह विकसित किया। उपग्रह वातावरण में चमकीली छोटी गेंदों के आकार की वस्तुएं छोड़ेंगे जो एक उल्कापात का आभास करवाएंगी। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन में पूर्वव्यापी सहमति दी। जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए एक नया कानून बनाया। जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की। आइए जापान के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानीज येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में हुई है। मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है। हमारे ऑप्शंस हैं डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। बैठक का मुख्य विषय वैश्वीकरण 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में वैश्विक वास्तुकला को आकार देना है। इसमें कई विषयों पर चर्चा की जाएगी जैसे कि अर्थव्यवस्था का भविष्य, पर्यावरण के मुद्दे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मीडिया स्वतंत्रता और डेटा प्रशासन। ये सभी मुद्दे इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक और यहाँ की हेड ऑफ गवर्नमेंट है एलन बर्सेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं हाशिम अमला, जो रूट, केन विलियमसन या विराट कोहली। इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। उन्होंने ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती। इसके साथ ही एक और करंट अफेयर है जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि ऋषभ पंत को 2018 के लिए ICC द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है पुणे। भारतीय सेना मार्च 2019 में अफ्रीकी देशों के साथ भारत अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन पुणे में करेगी। इस अभ्यास में नाइजीरिया,
इजिप्ट, घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, सूडान, तंजानिया, ज़ाम्बिया, नमीबिया, मोज़ाम्बिक और युगांडा भाग लेंगे। इसका लक्ष्य आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय खान कार्यवाही और संयुक्त शांति अभियानों में प्रशिक्षण देना होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुछ हाल ही में हुई घटनाओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है। 12वीं वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। EIL, PSU, तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल, गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। और साथ ही ये वाला भी कि भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया और प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। आइए महाराष्ट्र के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर है सी विद्यासागर राव। हमारे आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ? मैं एक और बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है भोपाल, गांधीनगर, पुणे या फिर दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। इस संग्रहालय की नींव अक्टूबर 2018 में आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान रखा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है। नई दिल्ली में 9वीं इंडिया RO के संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। 15वां ग्लोबल SME बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये यहाँ पे मिस्टेक को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक है, तो प्लीज़ स्मारक का नाम याद रखिएगा कि दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। आइए दिल्ली के पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है पर्यटन मंत्रालय यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री। अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी 2019 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 लोगों की जान लेने वाले लासा बुखार के नए प्रकोप की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है नमीबिया, केन्या, नाइजीरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइजीरियाई स्वास्थ्य अधिकारियों ने लासा बुखार के एक नए प्रकोप की घोषणा की, जिससे जनवरी 2019 की शुरुआत में अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लासा बुखार मारबर्ग और इबोला के समान परिवार से संबंधित है। ये दो घातक वायरस हैं जो बुखार, उल्टी और सबसे खराब स्थिति में रक्तस्रावी स्रवण के साथ संक्रमण का कारण बनते हैं। लासा की पहचान पहली बार 1969 में उत्तरी नाइजीरिया में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2019 जारी किया गया। इसमें भारत किस स्थान पर है? ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें भारत की कोई ना कोई रैंक बतानी होती है किसी डिफरेंट इंडेक्स पे, तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हाल ही में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2019 जारी किया गया। इसमें भारत किस स्थान पर है? हमारे ऑप्शंस हैं 73, 77, 80 या फिर 83। इसका करेक्ट आंसर है 88। NSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा जनवरी 2019 को टाटा कम्युनिकेशंस और एडेको ग्रुप की साझेदारी में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक यानी कि GTCI ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इस सूची में भारत को 80th रैंक मिली। इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड सबसे ऊपर था और इसके बाद सिंगापुर, अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क थे। ये रिपोर्ट 68 मापदंडों को देखते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर को मापती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। 23 जनवरी को तमिलनाडु में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आयोजन में तमिलनाडु की एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति का खुलासा किया। फोर्ड मोटर्स ने चेन्नई में अपने विस्तृत शोलिंगनल्लूर परिसर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स देखते हैं तमिलनाडु के। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने चक्रवात गाजा के प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। कोयंबटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी। ये याद रखिएगा, इस एप्लीकेशन का नाम पुलिस EI एप्लीकेशन कोयंबटूर की पुलिस ने लॉन्च की है।
चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्र संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है इडप्पी के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों और उनके शिक्षकों को दूसरा छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार और संस्थानों को सांसद आदर्श ग्राम योजना पुरस्कार प्रदान किए? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू या इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों और उनके शिक्षकों को दूसरा छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार और संस्थानों को सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि सैगी पुरस्कार प्रदान किया। छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार का उद्देश्य संस्थानों के साथ साथ लोगों की नवाचारों और उपलब्धियों को पहचान देना है। सैगी पुरस्कार विकसित गांव विकसित राष्ट्र विषय के तहत दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव घोषित किया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव यानी कि PPHF पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF को राजकीय उत्सव घोषित किया। PPHF राज्य का एकमात्र संरक्षण त्यौहार है। PPHF का पहली बार आयोजन 16 से 18 जनवरी 2015 में किया गया था। इस त्यौहार का उद्देश्य पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण में निवासी न्यासी जनजाति द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान देना है। रैली चैंपियनशिप का तीसरा राउंड अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। शी योमी अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बन गया है। लेपा रादा अरुणाचल प्रदेश का 24वां जिला बन गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरला। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF के गठन का निर्णय लिया है। 112 सदस्यीय सशस्त्र TPF का नेतृत्व सहायक वन रक्षक द्वारा किया जाएगा ताकि अमाराबाद और कवाल टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी की रक्षा की जा सके। अब आपको ये याद रखना है कि स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो बनेगी उसमें कितने सदस्य हैं? 112। राज्य और केंद्र सरकार फोर्स की लागत को 40:60 के आधार पर साझा करेंगे, यानी कि इसमें जो भी खर्चा आएगा वो 40% स्टेट और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आइए तेलंगाना के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना के MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तेलंगाना में सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए अंतिम पर्यावरण मंजूरी दी है। हैदराबाद में प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय
विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है ESL नरसिम्हन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर है चीन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जनवरी 2019 को भारत और चीन ने भारतीय तंबाकू पत्तियों को चीन को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोटोकॉल पर भारत के वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना कस्टम्स के उपाध्यक्ष झांग जिवेन ने हस्ताक्षर किए थे। GACC भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और संगरोध मुद्दों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। भारत ने शंघाई में चीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। चीन के चांगशा में कृषि और ग्रामीण विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांगशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। भारत और चीन ने बीजिंग में 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। भारत और चीन के बीच 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच जो 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, तो वो है हैंड इन हैंड। चीन ने चंद्रमा की दूरवर्ती सतह पर रोबोटिक क्राफ्ट लैंड करने के लिए पहला मिशन लॉन्च किया। भारत और चीन ने जन आदान प्रदान बैठक आयोजित की। चीन ने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का प्रशिक्षण किया। चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। द चाइनीज़ युआन ऑल्सो नोन एज रेनमिनबी। तो अगर आपको रेनमिनबी की जगह कभी चाइनीज़ युआन या फिर सिर्फ युआन लिखा आए तो आप प्लीज़ उससे देखिए कंफ्यूज ना हो। और वहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एक सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं विनोद राय, कमलेश सिंह, अनुराग ठाकुर या अनिल वर्मा। इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को एक सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में सांसद रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था। ये पुरस्कार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 12 सांसदों को दिया जाता है, जिनमें एक स्थायी समिति भी शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने कुल स्वच्छता सर्वेक्षण यानी कि कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। हाल ही में किस रेलवे ने कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शंस है पूर्वी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि उत्तर पश्चिमी रेलवे। रेलवे के कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में सबसे प्रथम है। दक्षिण रेलवे प्रीमियम श्रेणी की ट्रेन के अलावा ट्रेनों की सूची में सबसे ऊपर है। इस सर्वेक्षण में 2009 ट्रेनों को शामिल किया गया था और इसे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा आयोजित किया गया था। ये हमारे आज के सेशन का क्वेश्चन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा और अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस
15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैं इसे दोबारा से रिपीट करती हूँ। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सभी को हमारे आज के करंट अफेयर का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही यहाँ पे पास में एक बेल आइकन दिखेगा जिसे आपको हिट करना है, ताकि हमारे चैनल पे डलने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। सो गाइस प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे।